कातिल मूर्ति। शमाका ने गौर से देखा तो इंस्पेक्टर के हाथ से पिस्तौल अचानक ही गायब हो गया और इंस्पेक्टर हवा में मुअल्लक हो गया कि फिर अचानक शमाका की दिलदोज़ चीख बुलंद हुई और उसने अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए और फिर अचानक ही सदियों पुरानी मूर्ति जिसके पास भी जाती उसे मौत से हमकिनार कर देती। लेकिन क्यों? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी कातिल मूर्ति एपिसोड नंबर 4। एक पतंग ज़ीशान की पतंग से कटकर आसमान से ज़मीन का रुख कर रही थी। वो काटा, वो तीनों भी चीखे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी पतंग ने कई और पतंगों को शिकस्त दे दी। ज़ीशान पतंग उड़ाने में इतना महू था कि उसे पता ही ना चला कि वो छत की मुंडेर के करीब पहुंच गया। अचानक उसकी जेब में पड़ी हुई मूर्ति में हलचल पैदा हुई। ज़ीशान चौंका और उसने नीचे देखा। अब उसे अंदाज़ा हो गया कि अगर वो चंद कदम और चलता तो यकीनन छत से नीचे जा गिरता। अचानक किसी ने ज़ीशान को पीछे से धक्का दिया। ज़ीशान चीखा और तेज़ी से घूमा, लेकिन वो छत से नीचे जा गिरा। हैरानगी वाली बात यह थी कि छत मुकम्मल तौर पर खाली थी और धक्का देने वाली कोई शख्सियत वहाँ कहीं भी मौजूद ना थी। जहाँ तक मेरा ख्याल है महमूद साहब, शायद ज़ीशान की टांग की हड्डी टूट गई है, सर में भी काफ़ी चोट आई है। मैंने मरहम पट्टी कर दी है। आप सुबह उसे शहर ले जाएं, वहाँ किसी लेबॉरेटरी से उसकी टांग का एक्सरे करवाएं। डॉक्टर ने ज़ीशान के वालिद महमूद से कहा। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा तो ठीक हो जाएगा, ज़ीशान की मम्मा रोते हुए बोली। घबराओ नहीं फरजाना बेटी, ज़ीशान अब ख़तरे से बाहर है, लेकिन फिर भी उसे शहर तो ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जो इलाज शहर में हो सकता है वो गांव में नहीं हो सकता, डॉक्टर ने बताया। महमूद साहब ने डॉक्टर का बैग पकड़ा और वो दोनों कमरे से बाहर निकल आए। ज़ीशान के तीनों दोस्त काफ़ी देर परेशानी की हालत में खड़े थे और फिर रात होने पर ज़ीशान की मम्मा के कहने पर अपने अपने घर चले गए। थोड़ी देर बाद ज़ीशान के वालिद कमरे में आए और खाली कुर्सी पर बैठ गए। महमूद, मेरा बेटा तो ठीक हो जाएगा, फरजाना भर्राई हुई आवाज़ में बोली। फरजाना, फ़िक्र क्यों करती हो, ज़ीशान इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सुबह हम दोनों उसे शहर ले जाएंगे, वहाँ उसका अच्छा इलाज होगा, महमूद ने फरजाना को दिलासा देते हुए कहा। अब ऐसा करो कि तुम भी जाकर आराम करो, मैं ज़ीशान के पास बैठता हूँ। नहीं, आप थके हारे आए हैं, आप आराम करें, मैं यहाँ बैठती हूँ। आप ऐसा करें कि आराम करें, जब मुझे नींद आएगी तो मैं आपको जगा दूँगी, फरजाना ने कहा। महमूद ने असबात में सर हिलाया और उठकर बेड के दूसरी तरफ आए और झुककर ज़ीशान के माथे को चूमा और कमरे से बाहर निकल गए। फरजाना ने देखा ज़ीशान की निकर की जेब फूली हुई थी, यानी उसकी जेब में कुछ था। फरजाना ने उठकर उसकी जेब में हाथ डाला। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में वही सुर्ख आंखों वाली मूर्ति थी। क्या यह खबीस मूर्ति हर वक्त लिए फिरता है? फरजाना नफरत से बोली और मूर्ति नीचे फर्श पर फेंक दी। फरजाना ने पास पड़े पानी के गिलास को उठाया और एक ही सांस में गटागट पी गई। खाली गिलास उसने दोबारा टेबल पर रख दिया। उस वक़्त फरजाना के सर में खारिश सी महसूस हुई। फरजाना उंगलियों के नाखूनों से सर में खारिश करने लगी। उसे खारिश करने से तकलीफ सी महसूस हुई। उसने हाथ हटाकर देखा तो हैरान रह गई। उसके हाथों के नाखून खून से तर थे। अरे ये क्या? वो हैरानगी से बड़बड़ाई। उसने बालों में हाथ फेरा
अब की बार उसका हाथ खून से रंगा हुआ था। फरजाना के सर में दर्द की एक तेज लहर उठी, जिसकी वजह से उसके मुंह से हल्की सी चीख खारिज हुई। फिर तो फरजाना के सर में दर्द का एक तेज तूफान उठा। फरजाना ने अब की बार चीखने के लिए मुंह खोलना चाहा, मगर उसके मुंह ने उसका साथ ना दिया और उसके होंठ जैसे सिल गए थे। आहिस्ता आहिस्ता खून की लकीरें सर के बालों से निकलकर उसके चेहरे पर फैलने लगी। वो एक झटके से कुर्सी से नीचे जा पड़ी। कमरे में फर्श पर पड़ी उस मूर्ति का रुख तड़पती हुई फरजाना की तरफ ही था। अच्छा महमूद, मैं चलता हूँ, ये अल्लाह की रज़ा है। मगर हैरानगी वाली बात है महमूद, तुम्हारी मिसेस की इतनी खौफनाक मौत पर। महमूद का दोस्त खावर बोला और उसके लहजे में बड़ी हैरानगी थी। बस खावर, क्या बताऊं, पूरा गांव फरजाना की मौत पर हैरान है। कल मेरा बेटा अचानक छत से गिर गया और वो उसके पास बैठी हुई थी। सुबह जब मैं ज़ीशान के कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई। फरजाना की खौफनाक लाश वहाँ पड़ी हुई थी। आज मैंने ज़ीशान को भी शहर ले जाना था, मगर मज़ीद अल्फाज महमूद के होंठों का साथ ना दे सके और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बरसों का बीमार नज़र आ रहा था। महमूद दोनों हाथों की हथेलियों में अपना चेहरा थाम कर रोने लगा। वो किसी बच्चे की तरह रो रहा था। खावर की आंखों से भी वो मोटे मोटे आंसू निकलकर लकीर की शक्ल में गालों पर फैल गए। खावर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे चुप करा सके, क्योंकि इस दुनिया में फरजाना और ज़ीशान के अलावा उसका कोई नहीं था। जब महमूद का रोना बंद हुआ तो खावर ने इजाज़त चाही। ठीक है महमूद, अब मैं चलता हूँ। ऐसा करते हैं, मैं ज़ीशान को साथ ले जाता हूँ ताकि उसका चेकअप करा लूँ, खावर ने कहा। मैं फरजाना के सोइम पर आ जाऊँगा। नहीं नहीं खावर, मैं खुद ज़ीशान का चेकअप करवा लूँगा, थैंक्स। महमूद अपने आंसू साफ करते हुए तेज़ लहजे में बोला। यार, कैसी गैरों जैसी बातें कर रहे हो। आखिर ज़ीशान भी तो मेरे बेटे जैसा है। वहाँ मायरा उसका ख्याल रखेगी और हमज़ा भी तो है, उसका दिल बहलाएगा। ज़ाहरी बात है कि तुम तो अभी कुछ दिन तो और ठहर कर जाओगे। ज़ीशान छत से गिरा है, अगर बर वक़्त उसका चेकअप ना कराया गया तो कोई नुकसान भी हो सकता है, खावर बोला। महमूद ने बड़ी कोशिश की, मगर खावर की ज़िद के आगे आखिरकार उसे हार मानना पड़ी। ज़ीशान को सुबह के वक़्त होश आ गया था और उसे फरजाना की मौत से आगाह नहीं किया गया। फरजाना को मट्टी के हवाले किया जा चुका था। खावर और महमूद दोनों ज़ीशान के कमरे में आए। कैसे हो ज़ीशान बेटा, खावर मुस्कुराते हुए बोला। ठीक हूँ अंकल, ज़ीशान ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा ये क्या कर लिया आपने, खावर ने पूछा। मैंने अंकल कुछ नहीं किया, ज़ीशान बोला तो खावर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। तो बेटा छत से मैं तो नहीं गिरा, खावर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे किसी ने धक्का दिया था, ज़ीशान ने अजीब बात कही। क्या कहा तुमने? इस मर्तबा महमूद हैरानगी से बोला। हाँ पापा, वहाँ किसी ने मुझे छत से धक्का दिया था। मैं पतंग उड़ाते हुए छत की मुंडेर तक पहुँच गया और तभी मुझे होश आया और मैं रुक गया। तभी किसी ने मुझे धक्का दिया, ज़ीशान ने सारी बात बताई। लेकिन बेटा, तुम्हारे तीनों दोस्त तो कह रहे थे कि जब तुम छत से गिरे थे तो वो तीनों नीचे किचन में थे। महमूद के लहजे में अब भी हैरत मौजूद थी। पापा, जब मुझे धक्का दिया गया तो मैं नीचे गिरते गिरते घूमा। छत पर कोई नहीं था, लेकिन मैंने साफ महसूस किया था कि पीछे से मुझे किसी ने धक्का दिया था। ज़ीशान का लहजा मजबूत था। ये तुम बड़ी अजीब बात कर रहे हो ज़ीशान बेटा, इस मर्तबा खावर यकीन ना आने वाले लहजे में बोला। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जब तुम छत की मुंडेर के पास पहुँच गए होगे तब तुम्हारा पाँव फिसल गया होगा और तुम छत से नीचे जा गिरे। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि किसी ने तुम्हें धक्का दिया होगा, खावर बोला। ज़ीशान ने कोई जवाब ना दिया।
ज़ीशान बेटा, तुम्हें खावर अंकल के साथ शहर जाना होगा ताकि तुम्हारे टांग के एक्सरे करवाए जा सकें, महमूद ने कहा। पापा, आप साथ नहीं जाएंगे? ज़ीशान हैरानगी से बोला। नहीं बेटा, मुझे कुछ काम है। तुम कुछ दिन के लिए खावर अंकल के यहाँ रह आओ, तुम्हें स्कूल से छुट्टियां मैं ले लूँगा, महमूद ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ ज़ीशान बेटा, ये आपके पापा ने अच्छी बात कही। आप हमज़ा से भी मिल लेंगे और अपनी आंटी से भी, खावर ने आगे बढ़कर प्यार से ज़ीशान के गाल थपथपाते हुए कहा। लेकिन मम्मा कहाँ हैं? ज़ीशान ने अजीब सा सवाल कर डाला। वो? महमूद हकला कर रह गया। बेटा, आज तुम चलो, मम्मी और पापा फिर किसी दिन आ जाएंगे, खावर ने जल्दी से बात संभाली। लेकिन मम्मा सुबह से मुझे नहीं मिली और ना ही मेरे रूम में आई, ज़ीशान मासूम लहजे में बोला। बेटा, वो सुबह से आंटी शाजिया के घर गई हुई हैं। आंटी शाजिया बीमार हैं, वो उन्हीं के घर मौजूद हैं। महमूद को आखिर बहाना सूझ ही गया। चलो बेटा, अब जल्दी करो, देर हो रही है। पापा, मेरी वो मूर्ति कहाँ है जो मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट दी थी? ज़ीशान ने पूछा। वो महमूद ने इर्द गिर्द देखा। हाँ, ये पड़ी है। महमूद ने ज़मीन पर पड़ी वो मूर्ति उठाई और ज़ीशान को दे दी। ज़ीशान को गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाया गया। खावर खुदा हाफिज कहकर गाड़ी रोड पर ले आया। बेटा, ये खिलौना मूर्ति आपके दोस्त ने गिफ्ट किया है? खावर ने पूछा। जी अंकल, ज़ीशान ने जवाब दिया। काफ़ी अच्छा खिलौना है, खावर ने कहा। जी, मुझे भी बहुत पसंद है, मैं अब इसे हमज़ा को गिफ्ट कर दूंगा, ज़ीशान ने कहा तो खावर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। 1 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी शहरी हदूद में दाखिल हुई। पिछली सीट पर बैठा ज़ीशान न जाने कब सो गया था। जल्द ही खावर अपने घर पहुंच गया। उसने गाड़ी गैराज में पार्क की और मुलाज़िम की मदद से ज़ीशान को अंदर ले आया। मायरा और हमज़ा ज़ीशान से मिलकर बहुत खुश हुए। खावर ने हमज़ा और मायरा को समझा दिया कि वो ज़ीशान से बिल्कुल भी उसकी मम्मा का जिक्र ना करे। ज़ीशान भी हमज़ा और मायरा से मिलकर बहुत खुश हुआ। ज़ीशान, मैं तो तुम्हारे साथ खेलना चाहता था, मगर तुम तो, हमज़ा ने बात अधूरी छोड़ दी। कोई बात नहीं हमज़ा, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा, फिर हम दोनों क्रिकेट खेलेंगे, ज़ीशान ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाबन हमज़ा भी मुस्कुरा दिया। ज़ीशान बेटा, अब तुम आराम करो, कल सुबह हम डॉक्टर के पास चलेंगे, ठीक है ना? खावर ने कहा तो ज़ीशान ने इस बात पर सर हिला दिया। वो तीनों ज़ीशान के कमरे से बाहर निकल आए। हमज़ा बेटा, अब तुम भी सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है, मायरा ने कहा तो हमज़ा ने इस बात में सर हिलाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पता चला फरजाना की डेथ कैसे हुई? मायरा ने सवाल किया। हैरानगी वाली बात है मायरा, उसकी मौत तो बहुत खौफनाक हुई है, खावर ने कहा तो मायरा ने हैरानगी के साथ खावर की तरफ देखा। वो कैसे? मायरा ने पूछा। फरजाना के सर से खून निकलना शुरू हो गया था। सर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं था जहां से खून ना निकला हो। फरजाना की लाश देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून बालों की जड़ों के जरिए बाहर निकल आया हो। महमूद का कहना था कि सुबह जब वो ज़ीशान के कमरे में दाखिल हुआ तो फरजाना ख़त्म हो चुकी थी, मगर फिर भी खून उसके सर से निकल रहा था। फरजाना के सर में ऐसा कोई ज़ख्म ना था जिससे ये पता चल सके कि फरजाना के सर से खून क्यों निकला। गांव के डॉक्टर की राय ये थी कि खून सर के बालों की जड़ों के ज़रिए निकला है। पूरा गांव हैरानी से दो चार था, खावर ने तफसीलन बताया। ये तो वाकई बहुत खौफनाक और हैरानगी वाली बात है, मायरा के लहजे में हैरानगी शामिल थी। बेचारे महमूद पर बीवी की मौत, ऊपर से बेटा भी छत से गिर पड़ा। मैंने सोचा कि दोस्ती के नाते उसके काम आना चाहिए, इसलिए मैं ज़ीशान को अपने साथ ले आया ताकि उसका चेकअप वगैरह करवा लूं, खावर ने कहा। ये आपने बहुत अच्छा किया, इसी का नाम तो दोस्ती है, मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा तो खावर भी मुस्कुरा दिया। मुझे तो नींद आ रही है मायरा, वहाँ सारा दिन ज़मीन पर बैठा रहा हूँ, खावर हंसते हुए बोला। हाँ हाँ, आप सो जाइए, मायरा तेज़ लहजे में बोली। वो दोनों अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़े।
डोर बेल की तेज आवाज ने खावर को गहरी नींद से जागने पर मजबूर कर दिया। खावर पहले तो गौर करता रहा कि वो किस वजह से जागा है। फिर डोर बेल दोबारा बजने पर वजह जान गया और उसने आंखें मलते हुए पास पड़े टेबल लैंप को जलाया और टेबल घड़ी को उठाकर देखा तो रात के 2:30 का वक्त था। इस वक्त कौन हो सकता है? खावर के मुंह से हैरानगी के बायस निकला। वो उठकर बैठा। डोर बेल ने दोबारा उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। उसने मायरा पर नजर डाली। वो गहरी नींद के मज़े लूट रही थी। खावर ने चप्पल पहनी और कमरे से बाहर निकल आया। वो लॉन में आया। इस दौरान डोर बेल 2 बार बज चुकी थी। वो बाहर देखने लगा मगर बाहर साफ सड़क के अलावा कुछ भी नहीं था। ये क्या? बाहर तो कोई भी नहीं है। खावर परेशानी से बड़बड़ाया, काका कौन है? मगर कोई जवाब मौसूल ना हुआ। कौन है? एक मर्तबा फिर खावर ने पूछा, मगर इस दफ़ा भी कोई जवाब मौसूल ना हुआ। बाहर सवाए खामोशी के कुछ ना था। खावर ने आगे बढ़कर गेट का लॉक खोला और गेट खोलकर बाहर निकल आया। बाहर हर तरफ मुकम्मल तौर पर सन्नाटे का आलम था। दूर दूर तक स्याह सड़क के अलावा कुछ नहीं था। सड़क के दोनों अतराफ में सरकारी लाइटें रोशन थी। ये क्या माजरा है? खावर सर झुकाते हुए बोला और उसने एक मर्तबा फिर इर्द गिर्द देखा और अंदर आकर गेट लॉक करके दोबारा अपने कमरे में आ गया। वो बेड पर लेटकर उसने टेबल लैंप को ऑफ किया और आंखें बंद कर लीं। उसी वक्त एक और तेज आवाज उसके कानों में पड़ी। वो दोबारा उठकर बैठा। खावर, ये कैसी आवाज थी? मायरा ने पूछा। इस दफा उस तेज आवाज ने मायरा को भी उठने पर मजबूर कर दिया था। खावर ने गौर किया तो उसे पता चल गया कि यह लॉन में खड़ी गाड़ी के सिक्योरिटी अलार्म की आवाज़ थी, जो दरवाजे के हैंडल को छूने से चीख उठता है। ये तो गाड़ी के अलार्म की आवाज़ है। मायरा परेशान कुन लहजे में बोली। लगता है कि हमारे घर में कोई चोर घुस आया है, खावर हकलाते हुए बोला। खौफ के बायस मायरा का बुरा हाल था। तो तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ, खावर हकलाते हुए बोला। नहीं नहीं नहीं, आप मत जाइए। मायरा ने घबराते हुए खावर का बाजू मजबूती से पकड़ा। तुम घबराओ मत, देखना तो पड़ेगा, खावर ने कहा। आप पुलिस को फ़ोन करें, मायरा ने कहा तो खावर ने पास पड़े टेलीफोन का रिसीवर उठाया और पुलिस स्टेशन के नंबर डायल करने लगा। लेकिन दूसरी तरफ से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। ये तो कमबख्त नकम्मे हैं। खावर ने गुस्से से टेलीफोन का रिसीवर क्रेडल पर पटका। बाहर गाड़ी का अलार्म मुसलसल बजे जा रहा था। खावर बेड से नीचे उतरा और आगे बढ़कर उसने टेबल का दराज खोलकर रिवॉल्वर निकाल लिया। तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ, खावर ने मायरा को दिलासा देते हुए कहा। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मायरा ने कहा। नहीं, तुम यहीं ठहरो। इतना कहकर खावर दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल आया और वो लॉन में पहुंचा। बाहर उसकी गाड़ी का अलार्म बार बार चीख रहा था। खावर ने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाईं मगर वहां किसी जी रूह का निशान नहीं था। खावर ने आगे बढ़कर पूरा लॉन देख डाला मगर वहां कोई नहीं था। अब वो गाड़ी के करीब आया। अलार्म खुद ब खुद तो बज नहीं सकता, खावर ने उलझन अमेज लहजे में कहा। वो काफ़ी देर गाड़ी को घूरता रहा और फिर दोबारा अपने कमरे में आया। काका कौन था बाहर? मायरा बेचैन और परेशान लहजे में बोली। बाहर तो कोई भी नहीं है, खावर ने कहा। तो फिर गाड़ी का अलार्म क्यों बज रहा था? मायरा ने पूछा। पता नहीं, हैरानगी है। खावर ने गाड़ी का रिमोट लिया और बाहर आकर गाड़ी को खामोश किया और दोबारा कमरे में आ गया। कहीं गाड़ी का अलार्म तो ख़राब नहीं हो गया? मायरा ने खदशा ज़ाहिर किया। हो भी सकता है, खावर ने अजीब से लहजे में कहा। हो भी सकता है? क्या मतलब? मायरा ने हैरानगी से लफ्ज़ दोहराते हुए पूछा। मतलब ये कि गाड़ी का अलार्म तो ख़राब हो सकता है मगर इससे पहले डोर बेल भी बजी थी। मैंने बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था। मैंने गेट से बाहर झांका मगर फिर भी कोई नहीं था, खावर ने बताया। ये क्या चक्कर है? मायरा ने कहा।
चक्कर ही तो समझ में नहीं आ रहा, पहले ऐसा नहीं हुआ। खावर ने दोनों हाथों की उंगलियों से अपनी कंपटी को मसला। मुझे तो डर लग रहा है, मायरा कांपते हुए बोली। आप तेजी से उठ खड़ी हुई मायरा। क्या हुआ मायरा? खावर ने पूछा। वो इतना ही कहकर वो तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। खावर भी तेजी से उठकर उसके पीछे भागा। दोनों बच्चों के कमरे में आए और वहां ज़ीशान और हमजा सिंगल बेड पर नींद में डूबे हुए थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये दोनों ठीक हैं। मायरा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो दोनों दोबारा अपने कमरे में आए। ये तो अजीब बात है, मायरा ने कहा। अजीब तो वाकई है मायरा, बाहर भी कोई नहीं था और गाड़ी का अलार्म बज उठा, खावर ने कहा। लेकिन मायरा ने कोई जवाब ना दिया, बस परेशानी से खावर का मुंह तके जा रही थी। वो रात उन्होंने जागते हुए गुजारी। हड्डी तो फ्रैक्चर होने से बच गई है और अब तो माशाल्लाह ज़ीशान कुछ ठीक नजर आ रहा है, डॉक्टर ने एक्सरे की तरफ देखते हुए कहा। शुक्र है, खावर के मुंह से खुशी के बाइस निकला। अब परेशानी वाली तो कोई बात नहीं, जल्द ही ज़ीशान चलने फिरने के काबिल हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा। थैंक यू डॉक्टर, खावर ने कहा और डॉक्टर के कमरे से बाहर निकल आया। ज़ीशान बैसाखियों के सहारे चल रहा था। वो काफ़ी बेहतर हो गया था और बैसाखियों के सहारे चलने फिरने के काबिल हो गया। महमूद उसे लेने आया था मगर वो यहाँ मज़ीद रहना चाहता था, इसलिए महमूद दोबारा गांव वापस जा चुका था। माँ की हैरतनाक मौत से वो आगाह हो चुका था। अभी वो कम उम्र था, इसलिए बात को उसने ज़्यादा महसूस ना किया। हमजा उसका अच्छा दोस्त बन चुका था। चंद दिन बाद महमूद दोबारा आ गया। बाप से मिलकर ज़ीशान बहुत खुश हुआ। कैसे हो ज़ीशान बेटा? महमूद उसे गले लगाते हुए बोला। पहले से काफ़ी बेहतर हूँ पापा, ज़ीशान ने मुस्कुराते हुए कहा। लगता है आज तुम फिर ज़ीशान को लेने के लिए आए हो, खावर ने मसनूई गुस्से के साथ कहा। हाँ, और आज मैं इसे लेकर ही जाऊंगा, महमूद ने मुस्कुराते हुए कहा। और अगर हम लोग इसे जाने ना दें तो? खावर ने बज़ाहिर उसे चैलेंज किया। नहीं खावर, वेरी वेरी थैंक्स। तुम तो जानते हो कि अब इसके अलावा मेरा दुनिया में तो कोई और रहा नहीं। फरजाना के बगैर वो घर मुझे अब काट खाने को दौड़ता है और ज़ीशान भी यहीं है, घर में दिल नहीं लगता। महमूद ने बज़ाहिर अपनी मजबूरी सुनाई। तो महमूद भाई, आप भी यहाँ हमारे साथ रहिए ताकि आपका दिल भी बहल जाए, इस मर्तबा मायरा मुस्कुराते हुए बोली। थैंक्स माई डियर भाभी, लेकिन पहले काम का भी हर्ज होगा। और वैसे भी ज़ीशान बेटा, तुम्हारे तीनों दोस्त हर रोज़ घर आकर तुम्हारा पूछते हैं। महमूद ने पहले मायरा और फिर ज़ीशान की तरफ देखा। वाकई पापा, ज़ीशान चहका। जी बेटा, महमूद ने मुस्कुराते हुए कहा। लईक भी आता है? ज़ीशान ने पूछा। तो वो हर रोज़ आता है और कहता है अंकल ज़ीशान जल्दी से ले आएं, महमूद ने बताया। अच्छा तो फिर चलते हैं पापा, मैं भी अपने दोस्तों से मिलने के लिए बेताब हूँ, ज़ीशान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है बेटा। अब जब ज़ीशान बेटे ने ही हाँ कर दी है तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं, खावर मुस्कुराते हुए बोला। तो महमूद और ज़ीशान भी मुस्कुरा दिए। बेटा हमजा से तो मिलते जाना। नहीं खावर, मुझे जल्दी है, ये दोनों फ़ोन पर बात कर लेंगे, मुझे अब जाना होगा। महमूद का लहजा बज़ाहिर मिन्नत समाजत से भरपूर था। ठीक है, फिर मैं हमजा को बता दूंगा, खावर ने कहा। अंकल, मैं हमजा के लिए गिफ्ट भी लाया था मगर ना जाने वो मुझसे कहाँ खो गया। ज़ीशान बेटा, जब हम दोबारा खावर अंकल के घर आएंगे तो हमजा के लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आएंगे, महमूद ने कहा। तो ज़ीशान भी खुश हो गया। अच्छा खावर, मैं चलता हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गैरों जैसी बातें नहीं करते, ज़ीशान मेरे बेटे जैसा है, खावर ने कहा और थोड़ी देर बाद वो चले गए। मायरा, मैं ज़रा अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। वापसी पर घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि मायरा परेशानी से लान में टहल रही थी। खैर तो है मायरा, तुम काफ़ी परेशान नज़र आ रही हो। हमजा अभी तक नहीं आया, वो इस वक्त तक तो आ जाता है, मायरा परेशान कुन लहजे में बोली।
पता नहीं उसे देर क्यों हो गई। उसी वक्त अंदर मौजूद टेलीफोन की घंटी बज उठी। वो दोनों तेजी से अंदर कमरे में आए। खावर ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। हेलो, कौन? खावर ने फ़ोन का रिसीवर उठाते हुए कहा। खावर बेग से बात करनी है, दूसरी तरफ से सख्त लहजे में कहा। जी, मैं खावर बोल रहा हूँ, खावर हकलाया। मिस्टर खावर, आवाज़ से तो आप काफ़ी समझदार मालूम होते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप समझदारी का सबूत ही देंगे, दूसरी तरफ से कहा गया तो खावर चौंका। मैं आपका मतलब नहीं समझा, आप ये बताइए कि आप कौन बोल रहे हैं? खावर ने पूछा। मायरा पास ही खड़ी थी और वो बेचैन सी खावर की तरफ देख रही थी। मैं कौन बोल रहा हूँ इस बात को छोड़ो, जहाँ तक मेरी बात का मतलब का सवाल है तो खावर बेग, तुम्हारा मासूम बेटा इस वक्त मेरे कब्ज़े में है, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या? खावर जैसे चिल्लाया। मायरा हैरान हुई और वो तेजी से उठकर खड़ी हुई, जो थक कर पास पड़े सोफे पर बैठ चुकी थी और दोबारा बेचैनी के आलम में खावर के पास आकर खड़ी हो गई थी। समझदारी इसी में है खावर बेग कि कोई भी चालाकी ना करना, वरना तुम्हारे बेटे को नुकसान भी पहुंच सकता है, दूसरी तरफ से कहा गया। लहजा बेदस्तूर सख्त था।